नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग मील के उपयोगितावाद सिद्धांत को नैतिक मानदंड के रूप में मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। इस सिद्धांत को रिफाइंड अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म या उत्कृष्ट परार्थवादी सुखवाद भी कहा जाता है। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने उपयोगितावाद के संस्थापक जेरेमी बेंथम के मत का मूल्यांकन किया था और पाया था कि बेंथम ने सुख की परिगणना मनोवैज्ञानिक सुखवाद और सुख में गुणात्मक भेद नहीं मानने के कारण अपने सिद्धांत को दोषपूर्ण बना लिया था। इसलिए उसे पर्याप्त नैतिक मानदंड के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई है। अब हम मील के उपयोगितावाद की विशेषताओं और उनके दोषों का सम्यक मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। बेंथम की तरह मील भी परार्थमूलक सुखवाद के समर्थक हैं। वे भी मानते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। आनंद या सुख ही चरम लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सभी वस्तुएं जैसे धन, स्वास्थ्य, सम्मान इत्यादि का प्रयास किया जाता है। इसलिए मिल के अनुसार शुभ कार्य वह है जिससे दुख से अधिक सुख मिले और अशुभ कर्म वह है जिससे सुख से अधिक दुख मिले। इस तरह उचित सुख का कारण है और अनुचित दुख का कारण है। मिल का सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। उनके अनुसार किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुख प्रद पाना एक ही बात है। मनुष्य सदैव सुख की कामना करता रहता है, अतः सुख की इच्छा करनी चाहिए। इसका प्रमाण उन्होंने इस तरह दिया है, कोई वस्तु श्रव्य है क्योंकि वह सुनाई पड़ती है, कोई वस्तु दृश्य है क्योंकि वह दिखाई पड़ती है। इसी तरह कोई वस्तु वांछनीय है क्योंकि लोग इसकी इच्छा करते हैं। जैसे दिखाई देने वाला वस्तु देखने योग्य कहा जाता है, सुनाई देने वाली वस्तु को सुनने योग्य कहा जाता है। उसी तरह इच्छा करने वाले या इच्छा किए जाने योग्य वस्तु या भावना को हम वांछनीय कह सकते हैं, शुभ कह सकते हैं, उचित कह सकते हैं। इसलिए सुख वांछनीय है क्योंकि सभी इसकी इच्छा करते हैं। ये मील का तर्क है। इनके सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह सिद्धांत स्वार्थ से परार्थ की तरफ जाता है। फ्रॉम इगोइज्म टू अल्ट्रुइज्म तक की यात्रा करता है। बेंथम की तरह ही मिल भी परार्थ सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनके अनुसार उपयोगितावाद का मानदंड कर्ता का सर्वाधिक सुख नहीं बल्कि आनंद की सर्वव्यापकता है।
मिल इसे ठोस तर्कों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका हित है, अतः सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का हित है। Each person's happiness is good to that person, and that general happiness and the general happiness therefore is good to aggregate of all persons। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका शुभ है, उसकी आकांक्षा है, उसकी कामना है, उसका औचित्य है, तो सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का शुभ क्यों नहीं हो सकता। अर्थात सामान्य सुख सभी व्यक्तियों का शुभ है, सभी व्यक्तियों के लिए वांछनीय है। इस उक्ति को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, हैप्पीनेस इज गुड, ईच पर्सनस हैप्पीनेस इज गुड टू दैट पर्सन, देयरफॉर जनरल हैप्पीनेस इज गुड टू ऑल पर्सन। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है, इसलिए सामान्य सुख वांछनीय है। प्रत्येक, ईच, एवरी, एनी, ऑल जो है वो समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वे सामान्य वाक्य के उदाहरण हैं। इसी आधार पर अपना एक इंडक्शन करते हैं। जे.एस. मिल कि राम का सुख राम का शुभ है, श्याम का सुख श्याम का शुभ है, यदु का सुख यदु का शुभ है, हरि का सुख हरि का शुभ है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका शुभ है, अर्थात सुख शुभ है। अर्थात हम जानते हैं कि मिल इंडक्टिव लॉजिक के जन्मदाता भी हैं। वे एक से ऑल की तरफ जाते हैं, एक के से ऑल की स्थापना करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के सुख को सभी व्यक्तियों का सुख के रूप में स्थापित करते हैं। अर्थात स्वार्थ परार्थ है, यही स्वार्थ से परार्थ की तरफ जाने का कारण कहा जा सकता है। दूसरा, जे.एस. मिल सुखों में गुणात्मक भेद मानते हैं। बेंथम सुखों में परिमाणात्मक भेद मानते हैं और गुण की दृष्टि से सभी सुखों को समान मानते हैं। सभी सुखों को समान मानते हैं, परंतु मिल ने सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ ही साथ गुणात्मक भेद भी मानते हैं। सुख का मूल्यांकन परिमाण और गुण दोनों आधार पर किया जाना चाहिए। मिल के अनुसार इस तथ्य को मानना उपयोगितावाद के पूर्णतया अनुकूल है कि कुछ सुख अन्य सुखों से अधिक वांछनीय और मूल्यवान है। मिल ने सुखों के मूल्यांकन के लिए योग्य निर्णायक कॉम्पिटेंट जज की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उनके अनुसार दो सुखों में यदि कोई ऐसा सुख है जिन्होंने दोनों सुखों का अनुभव किया है, वे बिना किसी नैतिक बाध्यता के निश्चित रूप से महत्व देते हैं, तो वही वांछनीय सुख है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों ही प्रकार हमारे समक्ष दो सुख की स्थितियां बनती है और उसमें चयन की बात आती है, तो हमें वैसे आदमी से राय लेना चाहिए जिसने दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है, और तब जिसको वह श्रेष्ठ बताए उसे ही हमें भी अपनाना चाहिए, उसकी कामना करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। योग्य निर्णायक इंद्रिय और शारीरिक
सुखों की अपेक्षा बौद्धिक एवं आध्यात्मिक सुखों को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ मिल और बेंथम के सिद्धांत में अंतर पाया जाता है। बेंथम गुण की दृष्टि से सभी सुखों, यहाँ सुखों है, सुखों को समान मानते हैं, जबकि मिल सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार करते हैं। मिल के उपयोगितावाद की तीसरी विशेषता है कि यह मानव गरिमा को बहुत महत्व देता है। मिल के अनुसार योग्य निर्णायक का निर्णय मनमाना नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। इसी के आधार पर वह सुखों का मूल्यांकन करता है। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक है, या कोई व्यक्ति किसान है, या कोई व्यक्ति मजदूर है, तो उसकी अपनी गरिमा है। उसी के आधार पर उसके कर्मों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए। वैसे सुख जो मानव गरिमा के अनुकूल हैं, उच्च कोटि के हैं, और वैसे सुख जो मानव गरिमा के प्रतिकूल हैं, निम्न श्रेणी के हैं। इसी गरिमा के चलते व्यक्ति पाशविक सुखों की प्राप्ति के लिए पशु बनना पसंद नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें मानव गरिमा का भाव रहता है, अधिक सुख के लिए मूर्ख या दुष्ट बनना पसंद नहीं करता है। मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट मानव होना श्रेयस्कर है। एक संतुष्ट मूर्ख से एक असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा है। यहाँ सुकरात का अर्थ विद्वान व्यक्ति से लिया गया है, संवेदनशील व्यक्ति से लिया गया है, तार्किक व्यक्ति से लिया गया है। सुकरात ग्रीक सभ्यता में बौद्धिकता के, मानवता के उच्च शिखर माने जाते हैं। इट इज़ बेटर टू बी ए ह्यूमन डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड। बेटर टू बी ए सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन फुल सेटिस्फाइड। पशु केवल अपने विषय में जानते हैं, उन्हें मानव के विषय में ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वे पाशविक सुख को ही सर्वस्व मानते हैं। इसके विपरीत मनुष्य को पाशविक और मानविक दोनों पक्षों का ज्ञान रहता है, इसलिए वह पाशविक सुखों से अधिक आध्यात्मिक और बौद्धिक सुखों को श्रेष्ठतर समझता है। मिलके उपयोगितावाद की चौथी विशेषता है कि वह बाह्य आदेशों के साथ साथ आंतरिक आदेश को भी बराबर महत्व देता है। मिल अपने उपयोगितावाद सिद्धांत में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आदेशों को बराबर महत्व देते हैं। बेंथम ने अपने सिद्धांत में 4 आदेशों की चर्चा की है, जिसके कारण व्यक्ति परार्थ सुख की कामना करता है। ये 4 आदेश हैं: प्राकृतिक आदेश, सामाजिक आदेश, राजनीतिक आदेश, धार्मिक आदेश। उनके अनुसार व्यक्ति इन्हीं आदेशों के भय से परोपकार का चयन करता है। स्वास्थ्य बिगड़ने का भय, सामाजिक बहिष्कार का भय, राजनीतिक दंड का भय, नारकीय कष्टों का भय व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं। मिल इन आदेशों को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ वे आंतरिक आदेश को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विचार है कि अगर व्यक्ति केवल बाह्य आदेशों के कारण ही परोपकारी होता है तो निश्चित ही इसमें स्वार्थ की बू आती है, परंतु व्यक्ति अगर इन आदेशों के साथ ही साथ आंतरिक आदेशों का पालन करता है तो वह निस्संदेह परोपकारी है।
मिल के अनुसार वह आंतरिक आदेश मनुष्य जाति की सुख की भावना, दूसरों की अनुभूतियों और उनके कष्टों का सम्मान एवं सहानुभूति का भाव, सहयोगी प्राणियों के साथ एकता स्थापित करने की प्रबल इच्छा है। यह सामाजिक भावना जन्मजात नहीं भी है तो भी यह प्राकृतिक अवश्य है। इस भावना के कारण व्यक्ति स्वार्थ से परार्थ की तरफ बढ़ता है। मिल के उपयोगितावाद की पांचवी विशेषता है कि मिल उत्कृष्ट सुख को ज़्यादा महत्व देते हैं। मिल के ने सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार कर एक उत्कृष्ट सुखवाद को स्वीकार किया है। बेंथम सुखों में केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उनके सुखवाद को निकृष्ट सुखवाद की श्रेणी में रखा जाता है। मिल सुख का मूल्यांकन गुण और परिमाण दोनों आधार पर करते हैं। इसके अलावा मिल का मानना है कि सुखों के गुण और बड़प्पन, मानव गरिमा उनके परिमाण से श्रेयस्कर है। उच्च और उत्कृष्ट सुख ही शुभ, चरम शुभ, उच्चतम शुभ या हाईएस्ट गुड है। इस तरह मिल का उपयोगितावाद उत्कृष्ट सुखवाद का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस तरह हम देखते हैं कि मिल ने अपने उपयोगितावाद को बेंथम के सिद्धांत के दोषों से मुक्त करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी वे उपयोगितावाद और परार्थवाद को सुखवाद पर आधारित मानते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद से इसको निष्कर्षित करते हैं, इसलिए इसमें सुखवादी दोष पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ मिल के अपने सिद्धांत में भी संग्रह और विग्रह दोष वर्तमान है। आलोचकों ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके सिद्धांत की आलोचना की है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। मिल का उपयोगितावाद सुखवाद का ही एक प्रकार है, इसलिए सुखवाद के दोष इसमें वर्तमान है। मिल का उपयोगितावाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है। इस कारण मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोषों से भी इसे मुक्त नहीं माना जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद की तरफ नहीं बढ़ पाता है। मिल की उपयोगितावाद में अभिव्यक्ति दोष या फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकरण दोष या द्वयर्थकता का दोष है। वह अपने तर्क में डिजायरेबल या वांछनीय शब्द का दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक डिजायरेबल या वांछनीय का मतलब है कामना करने योग्य, और दूसरा डिजायरेबल या वांछनीय का अर्थ है जिसकी कामना की जानी चाहिए। मैकेंजी के अनुसार जब हम किसी वस्तु को वांछनीय कहते हैं तो बहुधा हमारा तात्पर्य यह नहीं होता है कि जो इच्छा करने योग्य है। ऐसी कोई वस्तु मुश्किल से मिलेगी जिसका इच्छा न की जा सके। हमारा तात्पर्य केवल यह होता है कि उसकी वांछनीयता बुद्धिसम्मत है, उसकी इच्छा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यभिचारी वेश्यागामी होने की इच्छा रखता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वेश्यागामी होना वांछनीय है। इसलिए यदि सभी मनुष्य सुख की कामना करते हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सुख वांछनीय है। आलोचकों के अनुसार मिल ने अपने उपयोगितावाद में सुखों के गुणात्मक भेद को स्वीकार कर अपने सिद्धांत को बुद्धिपरकतावाद की तरफ अग्रसारित किया है। अर्थात
उन्होंने सुखवाद के विपरीत बुद्धि को ज़्यादा महत्व दिया है, जो अंतःप्रज्ञावाद की विशेषता है। वह स्वयं मानते हैं कि कभी कभी मनुष्य सुख से अलग किसी अन्य वस्तु की कामना करता है। वह बौद्धिक सुख को भौतिक सुख से अधिक श्रेष्ठ उनकी तीव्रता के कारण नहीं, बल्कि नैतिक उत्कृष्टता के कारण मानते हैं। जयंत सिन्हा के अनुसार यदि कुछ सुखों को अन्य सुख की अपेक्षा वांछनीय मानने का आधार उनकी तीव्रता से भिन्न उनकी उत्कृष्टता है, तो सुखवादी परिकल्पना को त्याग देना पड़ेगा। चूँकि गुण सुखवाद से बाहर की एक कसौटी है, इसलिए सुखवाद निर्बल पड़ जाता है और बुद्धि परकतावाद का समावेश हो जाता है। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार कर लेने के कारण मिल के उपयोगितावाद का मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर दावा भी समाप्त हो जाता है। रैसडेल का मानना है कि यदि हम उत्कृष्ट सुख चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम सुख नहीं चाहते हैं। मैकेंजी के अनुसार इस मत अर्थात उपयोगितावाद में एक सुख दूसरे सुख से इसलिए ज़्यादा वांछनीय नहीं है क्योंकि इसकी ज़्यादा सुखद प्रकृति है, बल्कि ऐसे गुणों के कारण ज़्यादा वांछनीय है जो सुख की भावना से ऊपर हैं। इस तरह गुणात्मक भेद की अवधारणा उपयोगितावाद को सुखवाद की श्रेणी से बाहर कर देता है, जो उसका आधार वाक्य है। अर्थात उपयोगितावाद यह मानता है कि उनका सिद्धांत सुखवाद का ही एक प्रकार है, परंतु सुखों में गुणात्मक भेद मानकर वे इसकी अवहेलना करते हैं। आलोचकों के अनुसार मिल द्वारा बताए गए बाह्य और आंतरिक आदेश परार्थवाद की समुचित व्याख्या नहीं करते हैं। बाह्य आदेश करना होगा की स्थिति पैदा कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं, इसलिए इनका नैतिक महत्व नहीं है। मिल अंतःकरण की बात करके और भी जटिल समस्या उत्पन्न कर देते हैं। यह आंतरिक आदेश मनुष्य जाति में एकता और सहानुभूति की भावना है। मनुष्य की आत्मगत भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। जब आत्मगत भावना सेल्फ लव और परोपकार की भावना में संघर्ष होता है, तब परोपकार की भावना पराजित होती है। स्वार्थ और परार्थ में संघर्ष होने पर स्वार्थ की विजय होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान मिल के उपयोगितावाद में नहीं मिलता है। अतः अंतःकरण का आदेश भी नैतिक बाध्यता की व्याख्या करने में सफल नहीं है। आलोचकों का मानना है कि मिल का आंतरिक आदेश का सिद्धांत सुखवाद में बुद्धिवाद का समावेश कर देता है। वे कभी कभी आंतरिक आदेश को कर्ता के कर्तव्य के उल्लंघन से वेदना मानते हैं। यह वेदना अथवा आत्मग्लानि का भाव कर्तव्यच्युत होने का फल है। कर्तव्य का उल्लंघन बुद्धि के नैतिक नियमों का उल्लंघन है। आंतरिक आदेश या सुख का भाव नहीं होकर बुद्धि का प्रमाण बन जाता है। इस तरह मिल उपयोगितावाद में बुद्धि का आवाहन करके इसमें बुद्धिवाद के तत्व ला देते हैं। आलोचकों के अनुसार सुखों का मूल्यांकन योग्य निर्णायकों के हवाले कर देना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।
मिल ने इन योग्य निर्णायकों के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि मानव गरिमा जब सुखों के मूल्यांकन का आधार बनता है तो उपयोगितावाद में बुद्धिवाद के साथ ही साथ आत्मपूर्णतावाद के तत्व आ जाते हैं। मानव गरिमा के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि क्या यह गरिमा इंद्रिय अनुभव शक्ति की गरिमा है या बुद्धि का। मनुष्य के स्वाभाविक गरिमा की भावना निश्चित तौर पर बुद्धि का बड़प्पन है, इंद्रिय अनुभव का नहीं। इस तरह मिल महोदय उपयोगितावाद में बुद्धिवाद का समावेश कर देते हैं। प्रोफेसर सेठ के अनुसार द सेंस ऑफ डिग्निटी कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू डिजायर ऑफ प्लेजर, अर्थात डिग्निटी सेंस ऑफ डिग्निटी को डिजायर ऑफ प्लेजर नहीं कहा जा सकता है, सुख की कामना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आलोचकों के अनुसार मिल के उपयोगितावाद में संग्रह दोष, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन तथा विग्रह दोष, फैलेसी ऑफ डिवीजन पाए जाते हैं। मिल का तर्क है प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका शुभ है, अतः सबका सुख सबका शुभ है। इस उक्ति को इस रूप में रखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति का सुख उसका अपना शुभ है, इसलिए सामान्य सुख सब व्यक्तियों के लिए शुभ है। इस युक्ति में संग्रह दोष है क्योंकि आधार वाक्य में पदों को व्यष्टि अर्थ में व्यवहरित किया गया है। वस्तुतः न तो व्यक्तियों का समूह कोई व्यक्ति है और न ही सुखों का समूह कोई एक सुख है। न व्यक्तियों के मनों को जोड़ा जा सकता है और न ही सुखों का योगफल निकाला जा सकता है। मैकेंजी के अनुसार यह भुला दिया गया है कि न तो सुखों को और न व्यक्तियों को ही जोड़ा जा सकता है। इट इज़ फॉरगोटन दैट नाइदर द प्लेजर नॉर द पर्सन्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड इनटू एन एग्रीगेट। इस तरह यदि मिल की युक्ति को निम्न प्रकार रखा जाता है तो विग्रह दोष बनता है। सामान्य सुख सब व्यक्तियों के समूह के लिए शुभ है, इसलिए सामान्य सुख प्रत्येक व्यक्ति के लिए शुभ है। इसमें भी दोष आ जाता है जिसे विग्रह दोष कहा जा सकता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि मिल सुखवाद और परार्थवाद में समन्वय करने में विफल रहे हैं। सुखवाद परार्थवाद नहीं बन सकता है। यदि हम दूसरों के सुख के लिए प्रयास करते हैं तो इसके मूल्य में दो लक्ष्य हो सकते हैं। इससे स्वार्थ पूर्ति की इच्छा और आत्मपूर्णता प्राप्ति की इच्छा, दोनों अर्थों में सुखवाद को परार्थवाद नहीं कहा जा सकता है। यदि स्वार्थ साधन के लिए परार्थ किया जाता है तो वह परार्थ नहीं बल्कि स्वार्थ ही है। यदि सुख को छोड़कर आत्मपूर्णता के लिए परोपकार किया जाता है तो इसे सुखवाद नहीं कहा जा सकता है बल्कि आत्मपूर्णतावाद कहा जाएगा। मार्टिन्यू के अनुसार प्रत्येक अपने लिए स्वार्थवाद से प्रत्येक सबके लिए परार्थवाद का कोई मार्ग नहीं है। ईच वन फॉर वन सेल्फ टू ईच वन फॉर अदर्स नो रोड। इस तरह हम देखते हैं कि मिल का उपयोगितावाद भी दोष से रहित सिद्धांत नहीं है। यह भी नैतिक मानदंड के लिए पर्याप्त मानदंड नहीं माना जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि मिल का उपयोगितावाद भी एक सर्वमान्य मानदंड बनने में सक्षम नहीं है। यह सही है कि मिल का उपयोगितावाद समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, परंतु
इसका उपयोग सर्वमान्य नहीं है और यह दोषों से मुक्त भी नहीं है। अगले व्याख्यान में हम लोग सिज्विक के बुद्धिवादी सुखवाद की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।